नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं प्राथमिक सोर्स की। लास्ट वीडियो में हम लोग द्वितीयक सोर्स देख चुके थे। ठीक है, तो हम लोग बात करने वाले हैं प्राथमिक सोर्स क्या है। ठीक है, वो सोर्स जो उस काल की है जिस काल में कोई घटना घटी थी। तो अगर बात करें प्राथमिक सोर्स की, तो ये दो प्रकार का है, पुरातात्विक और साहित्यिक। तो साहित्यिक को हम लोग पिछली कक्षा में समझ चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, तो पुरातात्विक की। पुरातात्विक क्या है, पुरातात्विक सोर्स क्या है, इसे समझते हैं। तो ये वो सोर्स है जो पुरातत्ववेत्ता विभिन्न ऐतिहासिक महत्व के स्थल को, ठीक है, विभिन्न ऐतिहासिक महत्व के स्थल के उत्खनन से प्राप्त हुए साक्ष्य को, ठीक है, हम लोग क्या कहते हैं, पुरातात्विक या पुरातात्विक सोर्स। ठीक है, पुरातात्विक सामग्री या पुरातात्विक सोर्स। इस डेफिनेशन को फिर से एक बार देखते हैं। क्या हम कहें कि वो स्रोत जो पुरातत्ववेत्ता मतलब आर्कियोलॉजिस्ट जो विभिन्न क्षेत्र की बात करें, अलग अलग क्षेत्र के महत्व को, ऐतिहासिक क्षेत्र को क्या करते हैं, उत्खनन करते हैं, और उससे जो सामग्री प्राप्त होती है, ठीक है, उससे जो सामग्री प्राप्त होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पुरातात्विक सोर्स, पुरातात्विक सामग्री। क्लियर है बात। तो ये जो उत्खनन की बात आती है, उत्खनन की जो बात आती है, तो उत्खनन के पहले बहुत सारी जांच पड़ताल की जाती है, अन्वेषण की जाती है। ठीक है, तो इसी चीज को करने के लिए, अन्वेषण करने के लिए, मतलब जांच पड़ताल करने के लिए उत्खनन के पहले कई सारे टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है कि अनुमान लगाया जाता है कि क्या उस क्षेत्र में हम लोग खुदाई कर सकते हैं, उत्खनन कर सकते हैं, क्या उस क्षेत्र में सामग्री मिल सकती है, पुरातात्विक सामग्री हमें प्राप्त हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों का अनुमान लगाया जाता है, उसके बाद हम लोग उत्खनन करते हैं। क्लियर है बात। तो इस चीज़ को समझने के लिए कि वहाँ पे क्या ऐसा हो सकता है अनुमान लगाने का। अब ऐसा तो है नहीं कि कहीं पे भी गए, चलो यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं ड्रिल करना, ये करना, खुदाई करना, तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। उस जगह का कुछ महत्व होना चाहिए। ठीक है, वैसा अनुमानित होना चाहिए कुछ चीज़ें, जिस आधार पे हम लोग इस बात को कह सकते हैं। तो इसका कुछ निम्न तरीके हैं जिससे पुरातात्विक स्रोत का अनुभव किया जा सकता है कि उस स्थल का, जिस स्थल में भी खुदाई की बात की जा रही है, उस स्थल का किसी साहित्य में उल्लेख हो, उस स्थल का किसी साहित्य में उल्लेख हो। एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि किसी भी क्षेत्र में अनायास क्या हो, निर्माण के क्रम में या फिर किसी अन्य कार्य के दौरान क्या हो जाए कि कुछ सामग्रियां प्राप्त हो जाए। तो एक तो ये तरीका हो सकता है। और तीसरा तरीका हम लोग देख सकते हैं, कभी कभी क्या होता है, जियोलॉजिस्ट की बात करें, ओशियोनोलॉजी की बात करें, एंथ्रोपोलॉजी की बात करें, तो ये लोग का जो शोध की बात होती है, इन लोगों का जो शोध का जो दौरान कुछ अगर सामग्री मिल गई, इन लोगों के शोध के दौरान कुछ अगर सामग्री मिल गई, तो वहां से ये चीजें प्राप्त हो जाती है। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें कि किसी भी बाहरी स्तर पे, ठीक है, बाहरी क्षेत्र पे अगर बात करें कि कोई भी पुरातात्विक सामग्री का साक्ष्य नहीं मिले, ठीक है, या फिर प्रमाण ना मिले, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो साहित्यिक उल्लेख को देखते हैं, साहित्यिक उल्लेख को देखते हैं, या टीले के क्षेत्र का, ठीक है, टीले के क्षेत्र का अन्वेषण करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं। ठीक है ना। तो अगर उस चीज से हम लोग को पता चलता है कि नहीं, यहाँ पे कुछ ऐसा मिल सकता है, पुरातात्विक स्रोत की संभावना बन सकती है, तो हम लोग क्या करते हैं, खुदाई का कार्य शुरू करते हैं। क्लियर है बात। खुदाई का कार्य शुरू करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज तो यहाँ पे क्लियर समझ आ गया कि जब तक पूरी तरह से जांच ना हो जाए, अन्वेषण ना हो जाए, जांच पड़ताल ना हो जाए इस बात की कि यहाँ पे कुछ ना कुछ सामग्री मिल सकती है, तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे खुदाई नहीं करते हैं। क्लियर है बात। वहाँ पे हम लोग खुदाई नहीं करते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। अगर बात करें खुदाई करने की, उत्खनन करने की, किसी भी क्षेत्र में अगर होती है, तो कौन सी बातें को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे जो है, अगर सबसे पहले एक चीज को समझे कि खुदाई की जो बात की जाती है, तो ये दो तरह से होती है। एक तो लंबवत होती है और दूसरा क्षैतिज होती है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो सबसे पहले जो स्टार्ट होती है, मतलब किसी भी क्षेत्र में अगर खुदाई की बात की जाए, ठीक है, तो पहले पहल क्या होता है कि लंबवत की जाती है, वर्टिकल की जाती है, ड्रिल की जाती है, कई तरीके से कई बिंदुओं पर ड्रिल की जाती है। अगर उस क्षेत्र से, ड्रिल किए हुए जगह से कुछ ना कुछ सामग्री मिलने लग गई, ठीक है, कुछ ना कुछ सामग्री अगर मिलने लग गई, तो क्या करेंगे, उस जगह पे हम लोग क्या करेंगे, फिर से क्षैतिज, क्लियर है बात, क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल खुदाई शुरू कर देंगे। तो उस क्षेत्र में इस तरह से
लंबवत और क्षैतिज कार्य शुरू हो जाती है। तो अब बात करते हैं कि खुदाई भी हो गई। अब खुदाई से कुछ सामग्री जो प्राप्त हुई है, कुछ भी पुरातात्विक सामग्री जो प्राप्त हुई है, उसका काल निर्धारण कैसे करते हैं, उसका काल निर्धारण कैसे करते हैं, कैसे जानते हैं कि वो किस काल का है, किस प्रकार से पता चलता है। तो यहाँ पे एक बात और ध्यान में रखना है, इसका नाम है जिसे हम लोग काल निर्धारण करते हैं कि ये किस काल का है, ठीक है। तो उसका नाम है कार्बन 14, ठीक है। कार्बन 14 पद्धति के उपयोग से हम लोग इस बात को जानते हैं कि ये कितना पुराना है, कितना साल पुराना है, किस काल से संबंधित है। हाँ, एक बात यहाँ पे और है कि अगर ये पता चल जाता है कि ये किस काल से संबंधित है, कोई भी सामग्री को अगर ले पता चल जाए ये किस काल से संबंधित है, तो उस काल का क्या होता है, हम लोग को सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, ये सारे जीवन पता चल जाता है, कैसा इसका जीवन पद्धति हुआ करता था। तो ये सारी जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है इस चीज से। तो कार्बन पद्धति भी इम्पोर्टेंट है किसी भी सामग्री की बात की जाए तो उस चीज को समझने के लिए, ठीक है, कि वो कितना पुराना है। कार्बन डेटिंग में एक बात ध्यान रखना है कि कार्बन डेटिंग ये क्यों, तो ये लगभग 5700 साल बाद, 5700 साल के अंतराल में क्या होता है कि ये इसका जो ईयर है ये हाफ हो जाता है, ठीक है। कार्बन 14 का हाफ ईयर हो जाता है 5700 साल बाद के अंतराल में। क्लियर है बात? तो इस बात को ध्यान में रखना है। यहाँ तक इस बात को समझते हुए हम लोग आगे अगर बात करें कि अगर खुदाई की बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें मिलती हैं, मुद्रा मिलती है, अभिलेख मिलती है, ठीक है। कई तरह के अगर सिंधु सभ्यता की बात की मृद भांड मिली हुई है, बर्तनें मिली हुई है, ठीक है। तो कई सारी चीजें मिलती है। तो उस तरह का जो भी सामग्री मिलती है तो उसका अध्ययनकर्ता अलग अलग होते हैं। जैसे अगर 2-3 बात करें तो मुद्रा अगर मिल गया, ठीक है, किसी भी उत्खनन में मुद्रा की प्राप्ति हो गई, तो हम लोग ऐसा तो नहीं है किसी भी अभिलेखकर्ता के पास लेके चले जाएंगे, अभिलेख शास्त्री के पास लेके नहीं। क्या होता है, वो मुद्रा शास्त्री के पास जाता है। उसी तरह से अगर किसी अभिलेख का प्रमाण मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अभिलेख शास्त्री के पास जाते हैं, ठीक है। अगर किसी भवन का प्राप्ति होता है तो हम लोग क्या करते हैं, संस्कृति विशारद के पास जाते हैं। तो इस तरह की बातें होती है। अब संस्कृति विशारद क्योंकि प्राचीन भारत की बात करें तो उस टाइम पे लगभग जो भवनें हुआ करती थी वो संस्कृति धार्मिक स्थिति से जुड़ी हुई थी। क्लियर है बात? तो इस तरह की बातें हैं। अगर किसी समाधान की बात की जाए, समाधान से कोई सामग्री प्राप्त हो जाए तो उसको समझने के लिए कौन आगे आता है, उस चीज को समझाने के लिए कौन आगे आता है, एथनोलॉजिस्ट। क्लियर बात? एथनोलॉजिस्ट की बात करते हैं। तो इस तरह की बातें हैं। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि किस तरह से किसी भी क्षेत्र से अगर कोई भी अलग अलग चीजें मिलती है तो उस चीज का अध्ययन करने के लिए, उस चीज के बारे में बताने के लिए, ठीक है ना कोई अलग अलग लोग हैं। तो इस तरह की बात है। तो इस चीज को समझते हुए आगे चलते हैं हम लोग। तो अगर बात करें पुरातात्विक स्रोत की जो भी बातें हैं, ठीक है, पुरातात्विक सामग्री है, तो इसका लाभ क्या है, इससे क्या फायदा है, ऐसा क्या है, इससे क्या फायदा है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसका क्या फायदा है। अगर पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है तो सबसे पहले तो ये है कि बहुत सारी जो काल है, जैसे सिंधु सभ्यता की बात करते हैं तो उसमें जो भी प्रमाण मिला हुआ है वो पूरा का पूरा पुरातात्विक स्रोत पे ही आधारित है। क्लियर है बात? वो पूरा का पूरा पुरातात्विक स्रोत पे ही आधारित है। पाषाण काल की बात करें तो वो भी उसी तरह से है। तो और दूसरी बात ये है कि साहित्य में जो भी बातें दावे करते हैं कि ये चीज ये सच है, ठीक है, तो उस चीज को सिद्ध करने के लिए, उस दावे को सिद्ध करने के लिए ये पुरातत्व सामग्री का भूमिका होती है। तो इस तरह की बातें हैं। समझ रहे बात को? कि साहित्य में जो बातें उल्लेखित हैं उस चीज को समझाने के कार्य आते हैं। कि साहित्य लिखने में पुरातात्विक सामग्री की आवश्यकता होती है। तो इस तरह की चीजें हैं। क्लियर है बात? तो यहाँ से हम लोग समझ चुके हैं कि पुरातात्विक स्रोत क्या है, पुरातात्विक सामग्री क्या है, ठीक है, किस तरह से हम लोग प्राप्त करते हैं, किस तरह से इसका यूज करते हैं। तो कार्बन डेटिंग की बात कर लिए। कार्बन डेटिंग में भी हम लोग को क्या ध्यान में रखना है कि वो कार्बन डेटिंग का जो क्षरण का बात होता है, उसकी क्षमता कम होने की बात होती है, तो वो लगभग हाफ हो जाता है 5700 साल के अंतराल में। क्लियर है बात? इस बात को ध्यान में रखना है। और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो भी समझने की बातें थी, द्वितीयक की बातें थी वो भी समझ लिए, प्राथमिक की बातें थी वो भी समझ लिए। अब हम लोग यहाँ पे इस चीज को विराम देते हैं। यहाँ से एक छोटा सा हम थोड़ा सा क्या करेंगे कि ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखे थे, इतिहास को समझने के लिए जो स्रोत चाहिए वो क्या क्या है। तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या देखे थे। पहला तो क्या था, पुरातात्विक और
साहित्यिक, पुरातात्विक और साहित्यिक। तो साहित्यिक की बात करें तो इसमें क्या क्या आया था, स्वदेशी की बात करें, विदेशी की बात करें, क्लियर है बात। साहित्य की बात करें तो स्वदेशी और विदेशी, स्वदेश में क्या था, देश में क्या था, और विदेश में क्या था, उसकी बात करते हैं। तो विदेश की बात करें तो यूनानी, ठीक है, अरब लेखक, ठीक है, चीनी, ये सारे लेखक जो थे, इन सारे लेखक की बात करें, चीनी, यूनानी, अरब लेखक, ये सारे कौन थे, विदेशी थे। क्लियर है बात। अगर इसी के अपोजिट अगर देसी बात करें, ठीक है, स्वदेश की बात करें, तो यहाँ पे हम लोग पहले भी समझ चुके हैं, पिछली कक्षा में भी समझ चुके हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। क्लियर है बात, प्राथमिक और द्वितीयक। तो प्राथमिक द्वितीयक क्या स्रोत है, कैसे है, ये सारी चीजें हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं इन 2 क्लास में। अब हम लोग बात करते हैं कि प्राथमिक की बात क्या थी, तो इसमें हम लोग समकालीन देखे थे। द्वितीयक की बात क्या थी, तो इसी का अध्ययन के आधार पर जो बातें कही जाती है वो द्वितीयक हो जाती है। क्लियर है बात। तो पुरातात्विक भी हम लोग समझ गए, साहित्यिक में क्या क्या बातें थी वो सारी बातें भी हम लोग समझ गए। तो हम लोग का अब यहाँ पे स्रोत का जो अध्याय था वो समाप्त हो गया। अब हम लोग अगली कक्षा में बात करेंगे मानव का विकास का, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन। क्लियर है बात, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन। तो उसको समझते हुए हम लोग क्या करेंगे, पाषाण काल से उसको लिंक करेंगे, प्रागैतिहासिक काल से उसको लिंक करेंगे। क्लियर है बात। तो हम लोग इस बात को समझते हैं, पाषाण काल को साथ में लेके चलेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे क्या, मानव का विकास का क्रम पढ़ेंगे, उसको साथ साथ लेके चलेंगे। ठीक है, कौन से काल में कौन से मानव की बात की जाती है। ठीक है, तो रामापिथेकस भी आते हैं, होमो सेपियंस तक की बात करेंगे हम लोग। तो लेकिन ये सारी बातें कब होगी, अगली क्लास में होगी। हम लोग आज इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। आप लोग का धन्यवाद।